दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है पंजाब का इतिहास और संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब SCP ये सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें आज जो हम करेंगे सिकंदर के आक्रमण पर पंजाब की राजनीतिक स्थिति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है। इसमें हर बात पे जो है हम विस्तार पूर्वक एनालाइज करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू, और ये भी जानेंगे कि सिकंदर के जो है राजनीतिक स्थिति में उसने किस तरह के जो है रूल रेगुलेशन अपनाए और इसकी हार कैसे हुई। तो ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है SCP विद्यार्थियों के लिए। अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारत इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस समय देश के राजनीतिक वातावरण में कई परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो गए थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय भारत राजनीतिक खंडों में बटा हुआ था और भारत में राजनीतिक एकता की कमी थी। भारत में कई छोटे छोटे राज्य, राजतंत्र और कबीले गणतंत्र थे जो अपनी ईर्ष्या और दोष के कारण लड़ते झगड़ते रहते थे। इसलिए यह सिकंदर के खिलाफ संयुक्त मोर्चा तैयार करने योग्य ही नहीं थी। सिकंदर ने इस राजाओं की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया और इसे कहीं भी सामूहिक विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय राजनीतिक स्थिति। सबसे प्रथम तो बात आता है यहाँ पर महाजनपदों का उत्थान का, और ये 16 महाजनपद थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वैदिक काल के अंतिम समय में भारत में राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण देश के विभिन्न भागों में विस्तृत क्षेत्रीय राज्य का उत्थान था। यानी देखा जाए तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय राजाओं का उत्थान था। हर एक क्षेत्र जो था किसी न किसी राजा के अधीन था, जिनका सत्ता के केंद्र नगर थे, और इस विस्तृत राज्यों को जो है महाजनपद के नाम से जाना जाता था। प्राचीन साहित्य में ऐसे 16 राज्यों का जिक्र है, जिनमें से प्रत्येक में बहुत सी जो है कुशक बस्तियां देखी गई, और ये लोग उस महाजनपद के प्रति वफादार थे जिसे वह संबंधित होते थे। यानी देखा जाए तो इसका एक मेन हेड होते थे और उसी के अंतर्गत ये सारे राज्य जो है कार्य करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखा गया। देखा जाए तो ये वैदिक काल के अंतिम समय से ये राजनीतिक जीवन को अभिलक्षण को दर्शाया गया है, जहाँ पर केंद्र जो सत्ता का केंद्र होता था सिर्फ एक नगर ही होता था, और उसके अंतर्गत कई जो है महाजनपद होते थे, और वो महाजनपद के यहाँ पर नाम जो दिए हुए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 16 महाजनपद जो आपके समक्ष आया है, इसमें अंग था, मगध था, काशी, कोशाल, वज्जी, मल्ल, छेदी, मत्स्य, पंचाल, कुरु, मत्स्य, सुरा, सेन और अशाक्य, अम्बती, गंधार और कंबोज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर 16 महाजनपद थे जिनके अंतर्गत जो है इनका उत्थान हुआ। देखा जाए तो कहते हैं यह राज्य कई दशकों तक राजनीतिक सरदार के लिए लड़ते रहे। यानी देखा जाए तो ये राज्य सिर्फ अपने सरदारों के लिए लड़ते थे, और अंत में कमज़ोर राज्यों ने यह तो शक्तिशाली शासकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया या वे मिट गए। अंत में मत्स्य, अवधी और कोशाल और मगध के राज्य ही बचे रहे, क्योंकि ये राज्य काफ़ी मजबूत थे, काफ़ी महत्वपूर्ण भी थे। तो यहाँ पर साफ था कि देखिए राज्य जो थे अपने राजनीतिक सरदारों के लिए लड़ा करते थे, और जो कमज़ोर राज्य थे वो शक्तिशाली शासकों के सामने या तो आत्मसमर्पण कर देते थे या वो ख़त्म हो जाते थे। ऐसे करते करते सिर्फ 4 राज्य जो है जनपद ही बच गया। उसमें मत्स्य, अम्बती, कोशाल और मगध ही शेष बच गया। बाकी सब के सब जो थे तहस नहस हो गया या राज्यों में मिला लिया गया। अब इसी बात को हम अगर मैप में देखें, मानचित्र में देखें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इन महाजनपदों को, जो आगे हमें मैप में देखने को
मिलेगा। अब इस मैप में आप भली भांति देख सकते हो कि सारे राज्यों को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, चाहे कंबोज हो, चाहे आपका अम्बती हो, सारे आपको नज़र आ रहा होगा। और ये सब उस समय जो था 1600 BC के अंतर्गत ये महाजनपद थे और मैप कुछ इसी प्रकार से नज़र आ रहे थे उस समय। लेकिन देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। मैप में जो है पूरी चीज़ों को जो है साफ शब्दों में दिखाई गई है कि ये जनपद जो थे भारत के कई क्षेत्रों में फैले हुए थे। इवन कि देखा जाए तो पंजाब के क्षेत्र में भी आपको नज़र आ रहा होगा और कुछ जो है पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा होगा। तो ये 16 महाजनपद उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण थे और राजनीतिक दृष्टि से भी उनका एक अलग ही महत्व था। अब चलिए देखते हैं कुछ राज्यों की क्या विशेषता थी, कुछ महाजनपदों की क्या विशेषता थी। तो विशेषताओं को भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर सब प्रथम आता है मत्स्य। मत्स्य काफ़ी महत्वपूर्ण जनपद था। मत्स्य राज्य यमुना दरिया के किनारे पर स्थित था। ये मत्स्य जो था यमुना दरिया के किनारे पर स्थित था ये, और इसकी राजधानी कौशाम्बी, जिसको आधुनिक इलाहाबाद के नज़दीक स्थित है। तो मत्स्य उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसकी राजधानी कौशाम्बी, जो कि आज आधुनिक समय में हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात आता है अम्बती। कहते हैं अम्बती का तदस्त में आधुनिक मध्य प्रदेश के स्थापित किया जाता है। यानी अवंती जो थी आधुनिक मध्य प्रदेश है, जिसकी कहते हैं क्षेत्रीय रूप में यह एक विशाल राज्य था और इसकी राजधानी उज्जैन थी और इस पर मगध के शासकों ने कब्जा कर लिया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य था इसमें महाजनपदों के अंतर्गत। उसके पश्चात कौशाल आता है। कौशाल ये एक राज्य आधुनिक अवध के अनुरूप था और इसकी राजधानी अयोध्या थी। राजा प्रसेनजीत इस राज्य का शासक हुआ करता था और वो बहुत ही पढ़ा लिखा था और उसके शिक्षा तक्षशिला में भी प्राप्त की थी। उसकी बहन का विवाह मगध नरेश बिंबुसार से हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर रिश्ते की जो दौर है वो क्रम पकड़ रही है। उसके पश्चात मगध की बात करें तो मगध उत्तर भारत में अत्यधिक शक्तिशाली और खुशहाल राज्य था और इसके वास्तविक स्थापक बिंदुसार और अजातशत्रु थे और इस राज्य की राजधानी राजगिरी थी। तो समझ गए होंगे मगध काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी शक्तिशाली होने के साथ साथ खुशहाल राज्य भी थी और इसके वास्तविक जो है स्थापक बिंदुसार को माना जाता है और अजातशत्रु को माना जाता है और राज्य राजधानी राजगिरी थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है और काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए मगध का राज्य कौन था और अब मगध में कौन कौन से राज्य थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी आगे। देखा जाए तो यहाँ पर मगध का राज्य यानी सबसे प्रथम है हर्यंका राजवंश। हर्यंका राजवंश में जो है मेन जो यहाँ पर व्यक्ति थे, एक तो बिंबुसार था, दूसरा अजातशत्रु और उसके पश्चात उदयन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी मगध पर राज करने वाले राजवंश। उसके पश्चात आई शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग राजवंश का सबसे प्रथम राजा जो था शिशुनाग था और काला अशोक भी जो है अगला शासक बना। उसके बाद नंद राजवंश का जो मेन था वो था महापद्म नंद और उसके बाद धनानंद। धनानंद बहुत ही क्रूर और बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के जो है नंद वंश की राज्य की समाप्ति किया और वहाँ से ही मौर्य वंश की स्थापना किया। उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है मौर्य वंश की स्थापना। लेकिन जैसे कि हम अलेक्जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अलेक्जेंडर जो काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी उसकी जो है सत्ता यहाँ पर मजबूत थी। ठीक है, कहते हैं अलेक्जेंडर यानी सिकंदर काफ़ी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ शक्तिशाली भी था। तो चलिए उसके बारे में और कुछ विस्तार पूर्वक जानें। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध एक शक्तिशाली राज्य था। जब सिकंदर आक्रमण किया था उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य था, क्योंकि उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण राजा जो है
शासन करता था। बिंदुसार काफ़ी पावरफुल था और उत्तर भारत में राजनीतिक गतिविधियां का केंद्र था। सारे जो है गतिविधियां इसी क्षेत्र में होती थी। इसकी सीमाएं गंगा घाटी से लेकर सतलुज नदी के पूर्वी तट तक फैली हुई थी। और कहते हैं हर्यंका राजवंश, जो कि हर्यंका राजवंश उस समय शासन करता था। हर्यंका राजवंश का प्रथम व्यक्ति बिंदुसार था। कहते हैं मगध का पहला महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार था, जो 547 से लेकर 495 BC तक राज्य किया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 547 से 495 यहाँ समय काल दिखाई गई है, उल्टी दिखाई गई है। तो दोस्तों ये BC है, BC में उल्टा चला जाता है। हम जो अभी चल रहे AD, ठीक है ना, तो उसमें सीधा चलेंगे और BC मतलब बैकवर्ड सेंचुरी, समझे, इसलिए यहाँ 547 से 495 है। तो ये समय काल था इसके राज्य करने का, बिंदुसार का। और उसकी अपनी शक्तिशाली सेना थी। बिंदुसार का अपना सबसे अधिक और पावरफुल जो है सेना था। उसने वैवाहिक बंधनों के द्वारा अपनी शक्ति और प्रभाव को मजबूत दी थी। क्योंकि जर्नल सी बात है, यहाँ पर जो उसने ये महत्वाकांक्षा अपनाई थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्योंकि देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि जो यहाँ पर इसने कहते हैं विवाहिक संबंध स्थापित करके अपने शासन को मजबूत किया था। यानी जब भी वो कहीं युद्ध करने जाता, उस राजा के पुत्री से मैरिज कर लेता, शादी कर लेता और उस राज्य को अपने अधीन कर लेता। उसने प्रसन्नजीत की बहन कौशाल देवी से विवाह किया और दूसरी रानी प्रसिद्ध लिच्छवी सरदार की बेटी चलाना थी। तो आप समझ सकते हो, पहले विजय में जो है प्रसन्नजीत की बहन कौशाल से उसने विवाह किया और दूसरी रानी जो हुई बहुत प्रसिद्ध लिच्छवी, जिसका पुत्र जो है आगे शासन किया, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और वो सरदार की बेटी चलाना की थी। पंजाब के मदाना की बेटी खेमा उसकी तीसरी रानी थी और उसने बहुत ही से सैनिक अभियान भी चलाए और अपने साम्राज्य में नए क्षेत्र भी शामिल किए और बहुत से शासकों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी जो है यहाँ पर बिंदुसार की तरक्की की। देखा जाए तो बिंदुसार जैन धर्म का परोपकार था। वह जैन धर्म का परोपकार था। उसकी मृत्यु बड़ी ही त्रासदिक थी। उसकी मृत्यु बहुत कष्टदायक थी और एक सोच से यह पता चलता है कि उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे भूखा मार दिया था। उसका पुत्र अपना अजातशत्रु ने बिंदुसार को जो है बुढ़ापा में भूखा ही उसको मार दिया, यानी भूख के चपेट में उसकी मृत्यु हुई। और अन्य सूत्र यह बताते हैं कि उसने विष निगल कर खुद को मार लिया था। अब देखिए उस समय की जो बात है वो पूरी तरह से नहीं है। किसी ने उसको भूखा मारने की बात कही गई, जो अजातशत्रु उसका पुत्र था उसने मारा, और किसी ने उसने कहा गया है कि उसने खुदकुशी कर ली विष पी के। उसका वारिस अजातशत्रु था जो कि 495 से लेकर 462 BC तक बना रहा, राज्य किया और विजय की नीति पर चलते हुए उसने अपने मामा कौशाल नरेश और प्रसन्नजीत के विरुद्ध जंग का बिगुल भी बजा दिया। यानी जिससे पहले बिंदुसार ने विवाहित संबंध स्थापित किया था, अजातशत्रु ने उसके लिए जो है जंग का एक बिगुल बजा दिया और वह 36 राजाओं के शासकों को जीतने में सफल रहा। यानी देखा जाए तो अजातशत्रु ने 36 राज्य को जो है अपने राज्य मिलाने में सफल रहा और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। देखिए उसका पिता जो था बिंदुसार जैन धर्म को जो है मानता था, लेकिन बाद में जो है यहाँ पर अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन सिंहासन पर बैठा। और कहते हैं शिशुनाग राजवंश, उसके बाद जो है शिशुनाग राजवंश की स्थापना हुआ। कारण क्या था? क्योंकि अजातशत्रु के उसका पुत्र उदयन सिंहासन पर बैठने के बाद वो नहीं कर सका जो उसका पिता या उसके दादा ने किया था, इसलिए शिशुनाग राजवंश की स्थापना हुई। उसने जो है उदयसिंह को हराकर अपनी राज्य की जो है आगे बढ़ाया। शिशुनाग ने अम्बती का विलय मगध के साथ किया
और शिशुनाग के पश्चात हम शिशुनाग राजवंश के एक वारिस काल अशोक के बारे में भी जानते हैं। उसके पश्चात नंद राजवंश के स्थापक ने उसका वध कर दिया। यानी काल अशोक को जो है नंद राजवंश के स्थापक ने वध कर दिया। और नंद राजवंश का स्थापक कौन था? महापद्म नंद था। महापद्म नंद, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। नंद राजवंश का प्रथम जो राजा था महापद्म नंद था। कहते महापद्म नंद नंद राजवंश का एक शक्तिशाली शासक था और उसने जो है काल अशोक की जो है वध किया था। उसने विजय के द्वारा अपने राज्य का विस्तार भी किया और उसने उत्तरी भारत के कई क्षेत्रीय राजवंशों को उखाड़ भी फेंका और उसने क्षेत्र का अपने राज्य में विलय भी किया। नंद राजवंश के पराक्रम से कुरु और पंचाल राज्य के भी उसके अधीन हो गए। यानी कई राज्य को जो है अपने अधीन करने में सफल रहा। नंदों को भारत के पहले साम्राज्य निर्माता होने का श्रेय भी दिया जाता है। पहले साम्राज्य निर्माता होने का श्रेय नंद को ही जाता है और उसके पास अत्यधिक संपत्ति और विशाल सेना थी। नंद राजवंश की महानता और विशालता की पुष्टि बहुत सी नारी लेखक ने भी की है जो सिकंदर महान के आक्रमण से भारत में आए थे। कहते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय नंद राजवंश का राजा धनानंद यहाँ शासन कर रहा था। यानी जब सिकंदर यानी अलेक्जेंडर भारत में आया था तो उस समय धनानंद शासन कर रहा था और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र का पुराना नाम जो है आधुनिक नाम पटना है और पटना का जो है पुरातन नाम पाटलिपुत्र है। तो ये 2 नंबर में कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी यहाँ पर 2 नंबर नहीं होगा दोस्तों, 1 नंबर में आता है। ग्रीक लेखकों ने लिखा है कि उसकी सेना में 80,000 घोड़े और 2 लाख पैदल सैनिक और कहते हैं 8,000 रथ थे और देखा जाए तो 6,000 हाथी थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। और इस तरह हम कह सकते हैं कि उसकी सेना समूचे बड़ी शक्तिशाली थी। धनानंद देखा जाए तो काफ़ी चतुर और बहुत कपटी व्यक्ति था और कहते हैं इसका शासन बहुत ही लोगों के लिए जो है सरदर्द था। नंद साम्राज्य और सिकंदर की सेना का आमना सामना नहीं हो पाया था और इसका कारण यह था कि सिकंदर ने उस समय अपना सैन्य अभियान पंजाब में ही रोक दिया था, क्योंकि उसकी सेना ने नंद राज्य की विशाल और मजबूत सेना में भिड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। और ये बात सिकंदर के सेना यानी अलेक्जेंडर की सेना जानती थी कि उससे युद्ध करने का मतलब है मुंह का खाना। इसलिए उसके जो सेनाओं ने उसे भिड़ने से पहले ही इनकार कर दिया। सिकंदर के युद्ध अभियान को आगे बढ़ाने के खिलाफ विद्रोह भी कर दिया गया। यानी सिकंदर के सेना ने ही उसको विरोध कर दिया कि हम जो है नंद के साम्राज्य से 2-4 हाथ नहीं कर सकते। और इस वजह से सिकंदर को व्यास नदी किनारे ही वापस लौटना पड़ गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात आता है उत्तरी पश्चिमी भारत के राज्य। कहते हैं जबकि राजतंत्रीय राज्य गंगा के उपज मैदानी केंद्र थे, जो गंगा थी उपजाऊ मैदान थे और पंजाब और सिंध के समृद्ध भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में और गंगाई राज्य के परिधियों में हिमालय से कम उपजाऊ निचली पहाड़ी में बहुत से क्षेत्रीय गणतंत्र मौजूद थे। देखा जाए तो गणतंत्री सरकार का केंद्रीय विलक्षण यह था कि जनजाति प्रतिनिधि और परिवारों के मुखिया राजधानी की सार्वजनिक सभा में बैठते थे। और उस समय ही काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि जनजाति प्रतिनिधि और परिवार का मुखिया जो होता था राजधानी की सार्वजनिक सभा में बैठते थे और जनजाति सभा की नागी प्रधानियों में एक करता था, जिसे राजा या सेनापति कहा जाता था। यानी राजा जो होता था मेन प्रधान नागी होता था और सभी फैसलों को वहाँ लेता था। जनजाति राज्य के प्रमुख कार्यकारी का पद वंशागत नहीं था और वह एक राजा न होकर सरदार ही अधिकारी होता था। यानी वो राजा नहीं होता था, एक सरदार का अधिकार होता था।
सभी महत्वपूर्ण मसले सभा के सामने रखे जाते थे और वहीं पे फैसला होता था और सदस्य की सर्वसम्मति के बिना कोई निर्णय नहीं ली जाती। यानी जब तक सभी सदस्यों की सहमति नहीं होती थी कोई भी निर्णय लेना संभव नहीं था, क्योंकि सभी की सहमति से ही निर्णय ली जाती थी। राजतंत्र की अनुपस्थिति का अर्थ यह बिल्कुल ही नहीं था कि शब्द को सही मायने में वहाँ राजतंत्र होता था। यानी देखा जाए तो वहाँ पर सच में राजतंत्र होती थी और वो गणतंत्र भी था। सभा के सदस्य बहुधा क्षेत्रीय जातियों से संबंधित होते थे और राजकुलीन परिवारों के ज्येष्ठ सदस्य सभा का मूल्य होता था। यानी जो बुजुर्ग होता था वो सभा का मूल्य होता था और गणतंत्र क्षेत्र अपने पर कार्यपालिका और विधान के द्वारा सख्त नियंत्रण रखते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। इस क्षेत्र के कुछ संपन्न और तथा वैभवशाली राजा इस प्रकार थे। सबसे प्रथम जो था तक्षशिला का राज्य। तक्षशिला का राज्य सिंधु और झेलम के मध्यवर्ती प्रदेश में स्थित था और इसका शासक अंबी अपने पड़ोसी राजा पोरस का शत्रु था। सिकंदर के सिंधु पार करने से पहले ही अंबी ने उसे पोरस के विरुद्ध युद्ध में उसका साथ देने का प्रस्ताव भेज दिया था। यानी कहते अपने आपस में ये लोग लड़ रहे थे। अंबी ने पहले ही उस जो है सिकंदर को मैसेज कर दिया कि आप हमारे साथ मिल जाइए और हम जो है पोरस को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। पोरस का राज्य जो था झेलम और चेनाब के मध्यवर्ती प्रदेशों में पोरस का राज्य था और पोरस के पास एक विशाल सेना थी जिसमें 50,000 पैदल सैनिक, 3,000 घोड़े और 1,000 रथ और 130 हाथियां थे। पोरस और अंबी की शत्रुता के कारण दो शक्तिशाली राज्य एक दूसरे के शत्रु बन बैठे थे, जिससे भारत की स्थिति खतरनाक हो गई थी। कहते हैं पोरस और अंबी की शत्रुता के कारण पूरे भारत की स्थिति खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी। छोटे पोरस का राज्य, कहते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है। छोटे पोरस का राज्य चेनाब तथा रवि के मध्यवर्ती प्रदेश में छोटे पोरस का शासन था, जो कि पोरस का संबंधी था। उसे छोटा पोरस के नाम से जाना जाता था। उसके पश्चात आता है अभिसार का राज्य। कहते हैं अभिसार का राज्य पोरस के राज्य के बगल में ही स्थित था और वर्तमान कश्मीर के पुंछ एवं नौशहरा प्रांत अभिसार के राज्य में शामिल थे। पोरस व अभिसार करीबी काफ़ी मित्र थे, काफ़ी अच्छे इनके संबंध थे। कहते रवि से पूर्व शासन करने वाले स्वतंत्र कबीले थे। रवि से पूर्व शासन करने वाले कबीले हुआ करते थे। रवि से दूर पूर्व कई स्वतंत्र कबीले का शासन था। रवि नदी, देखा जाए यहाँ रावी लिखा हुआ है, बट ये रवि नदी से दूर कई स्वतंत्र कबीलों का शासन था और कठोई या कथाई इस कबीले के सरदार थे। कोठाई या कथाई इस कबीले के मुख्य सरदार थे। उनकी राजधानी संगला थी, जो कि अब पंजाब के गुरदासपुर शहर में है। देखा जाए तो संगाल आज के समय में गुरदासपुर शहर के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के साथ उनकी लड़ाई के कुछ समय पहले अन्य गणराज्यों के साथ मिलकर उन्होंने राजा पोरस और अभिसार के राज्य को हराया भी था। यानी देखा जाए तो पहले ही पोरस और अभिसार के ऊपर अटैक हो चुका था और उसको हराया जा चुका था, यानी पोरस से पहले ही। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दक्षिण पंजाब के गणतंत्रवादी कबीले। दक्षिण पंजाब के गणतंत्रवादी कबीले, दक्षिण पश्चिम पंजाब में कई शक्तिशाली कबीले थे और इनमें से जो है मुख्य कबीले सिबू, क्षुद्रक और मलाई थे। मलाई कबीले के लोग कुद्र तथा वीर थे। उन्होंने सुल्तान के आसपास के इलाकों पर कब्जा भी कर लिया था और इस कबीले के पास विशाल सेना भी थी। इसमें 1 लाख के करीब सैनिक थे और उसके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित थे। तो आप समझ गए होंगे, ये गणतंत्रवादी कबीले थे और उनके पास अपना सब कुछ हुआ करता था। और देखा जाए तो सिबू सिंधु क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी जनजातियों में से एक थे। जो सिबू था वो आदिवासी जनजाति में से एक था और सिकंदर के आक्रमण के समय उसके पास 40,000
पैदल सैनिक थे। और यान के अनुसार मलाई सिकंदर के खिलाफ क्षुद्रकों के साथ गठबंधन करने के लिए सहमत थे, लेकिन सिकंदर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा कि दोनों को नाकाम कर दिया। यानी देखा जाए तो सिकंदर यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ही आसानी से इन क्षेत्रों पर जो है अपना कब्जा स्थापित कर लिया। उसके पश्चात आता है घाटी के निचले भागों के कबीले। अब घाटी के निचले भागों की क्या स्थिति थी अलेक्जेंडर सिकंदर के समय? सिंधु घाटी के निचले भागों में भी छोटे राज्यों पर कबीलों का अधिकार था, और यह कबीले वीर तथा साहसी थे। और इनमें मुख्य कबीले मैसिकानाई और अबतोस्ताइन थे। सिकंदर की वापसी पर इन कबीलों ने उसके साथ कड़ा मुकाबला किया। अबतोस्तानी राज्य में सिकंदर का विरोध करने के लिए 8,000 पैदल सैनिक और 6,000 घुड़सवारों और 500 रथों का इकट्ठा किया गया था, और 3 सेनापति को भी चुना गया था। हालांकि उन्होंने बुजुर्गों की सलाह के बाद उसके आगे झुकने का फैसला ही किया। बुजुर्गों ने यही सलाह दिया कि जो है अलेक्जेंडर से लड़ना सही नहीं है, तो सभी जो है उसी के सलाह मशवरा का जो है बुजुर्गों का सलाह मशवरा का जो है अनुसरण किया। मोसिकानाई आधुनिक सिंध के एक बड़े हिस्से पर शासन करते थे। उनकी राजधानी की पहचान सुकोर जिले में अल्लोर से की गई थी, और सिकंदर के साथ आए ग्रीक लेखकों ने लिखा है कि मैसिकानो नागरिक मिलकर भोजन करते थे, सोने और चांदी का कोई उपयोग नहीं करते थे, और दासों के नियुक्त नहीं करते थे। वह निजी संपत्ति भी नहीं रखते थे। यानी देखा जाए तो मैसिकानाई नागरिक जो थे एक तरह से देखा जाए तो कबीलाई जीवन जीते थे। ना तो उनके पास सोना चांदी होता था, और न उनके पास कोई दास होती थी, और न ही उनके पास कोई निजी संपत्ति होती थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्यों के मध्य एकता का भाव। उस समय भारत के राज्य के बीच कई संगठन या एकता नहीं थी कि वो आपस में मिलकर विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सकें। और ये भारत में हमेशा हुआ है कि दूसरे देश के लोग भारत पे आके अपना शासन स्थापित किए हैं, लेकिन भारत के लोग जो है आपस में ही लड़ते रहते हैं। और ये पुराने समय में भी होता था और आज के समय में भी होता है। आज आधुनिक युग में नेता आपस में जो है लड़ते रहते हैं, बात विवाद करते रहते हैं, और एक दूसरे पर जो है ठिकरा छोड़ते रहते हैं। कहते हैं बल्कि ये सभी राज्य आपस में ही लड़ रहे थे। और कहा जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भी तक्षशिला के राजा अंबी की अभिसार एवं पोरस से दुश्मनी थी। और ये बात सच है। सिकंदर के आक्रमण के समय भी तक्षशिला के राजा अंबी का जो था अभिसार और पोरस से सबसे बड़ी दुश्मनी थी। तभी अंबी ने सिकंदर के आगमन से पहले ही उसको जो है पता लग गया था, और उसने पहले ही मैसेज भेज दिया कि आप हमारे साथ आइए और पोरस को हराइए। पोरस एक स्वाभिमानी एवं शक्तिशाली राजा था, और वह आक्रमण करने और दुश्मन का अंतिम समय तक पीछा करने में विश्वास रखता था। क्षुद्रक एवं मलाई हमेशा आशंकित रहते थे कि वह उन पर आक्रमण न कर देगा। इसी तरह सिंधु राज्य के मैसिकानाई की पड़ोसी राज्य सबों से दुश्मनी थी, और सिकंदर ने इस राजाओं की आपसी दुश्मनी का फ़ायदा उठाया। क्योंकि कहते हैं ना, जब दो आपस में लड़ते हैं तो तीसरा बंदा फ़ायदा उठा के चला जाता है, और वही हुआ। यहाँ पर दो राजाओं के युद्ध का जो है सिकंदर ने पूरा फ़ायदा उठाया, और उसे कहीं भी सामूहिक विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। कहते हैं जब आपस में आप लड़िएगा तो दूसरा व्यक्ति जो है ज़रूर फ़ायदा उठा लेगा। और ये सदैव ये बात का जो है अनुसरण रहना चाहिए कि आपसी लड़ाई कभी भी जो है पड़ोसी को भी पता ना चले। ये आज के लिए भी है, और ये पुरातन समय के लिए भी ज्ञान की बात है। ठीक है, घर की बात घर में रहे, दूसरे को पता चलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति आपका जो है गलत फ़ायदा उठा सकता है और आपको जो है तहस नहस कर सकता है। कहते इतना बड़ा राजा अंबी हो, पोरस हो, वो सब नष्ट हो गए तो हम तो सिर्फ आम नागरिक ही हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। अगला जो होगा और भी महत्वपूर्ण होगा, तो बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर की भावना मन से जाना नहीं चाहिए। जितना हो सके दूसरे बच्चे तक आप इस वीडियो को पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर की मदद कीजिए। और पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो,
तो जर्नल सी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। एक बार अगर सब्सक्राइब करके आप त्रिपाण से जुड़ जाते हो तो कई सालों तक आप जो है त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़े रहोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है आपके लिए। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जल्दी फैसला कीजिए और डायरेक्ट सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए।